कोई भी बच्चा पैदा होते ही अच्छे और बुरे की परिभाषा में नहीं बंट जाता है। बच्चा बच्चा होता है। उसकी परवरिश, उसके आसपास का माहौल इस बात का निर्धारण करता है कि आगे चलकर कोई बच्चा अच्छा नागरिक बनेगा या बुरा। दुनिया भर की स्टडीज से ये बात सामने भी आई कि ज्यादातर हार्डकोर अपराधियों के अपराध की तरफ मुड़ने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हमारी सामाजिक और सभ्य दुनिया अपराधियों के बारे में तो बात करती है, मगर कोई अपराधी आखिर अपराधी बना क्यों, उन कारणों के बारे में बात नहीं करती। उल्टा होता ये है कि अपने से जरा भी अलग सामाजिक और आर्थिक परिवेश के लोगों को पैदाइशी अपराधी मानकर खारिज कर दिया जाता है। और जैसा कि मानव मन होता है जटिल, वो इस सामाजिक दुराभाव और निष्कासन से निपटने के अपने तरीके ढूंढता है, ऐसे तरीके जो उसकी अपनी समझ से भी बाहर होते हैं। और जब ऐसा होता है, नतीजा बेहद खौफनाक होता है। मैं सुबह से इस केक के लिए इंतजार कर रहा था और स्पेशल बनवा के लाया हूँ तेरे लिए, और इसके बाद पार्टी भी लेंगे तेरे से। बहुत बहुत मुबारकबाद मिस्टर विनय। हैप्पी बर्थडे विनय। थैंक यू गोविंद, ये ले यार केक। नो थैंक्स। अरे ले लेना, थोड़ा सा जन्मदिन है मेरा यार। अरे भाई किसके चक्कर में पड़ गया मिस्टर टच मी नोट के? ये तो केक को हाथ लगा देगा ना, बारिश हो जाएगी, सैलाब आ जाएगा। सच में यार, ले लेना यार थोड़ा सा। नो अरे थैंक्स। कम ऑन, थोड़ा सा ले ले यार। इसीलिए तेरा कोई दोस्त नहीं है? सन की है तू, सन की। मैंने तुझे बोला था ना, साइको है या एक नंबर का। चल छोड़ मेरे से। के टेरेस पे करते हैं। हाँ हाँ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम तो है यार, ग्रैंड पार्टी होगी और दारू नहीं होगी। अरे यार किसने कहा दारू नहीं होगी? 18th बर्थडे है मेरा, 9 बजे टाइम पे पहुंच जाना। इतनी दारू पिलाऊंगा ना कि लुढ़कते हुए जाओगे तुम सब घर पे। ठीक है, चल 9 बजे मिलते हैं। चलिए यार फिर मिलते हैं 9 बजे। हाँ आ जाना। मोहित, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सिया। तुम अभी खोल कर नहीं देखोगे? हाँ देखता हूँ, घर जाके देख लूंगा ना। अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं, चला रहा हूँ। बाय बाय। सुन, एक बात बता, सबको बोल तो दिया तूने, दारू कहाँ से लेके आएगा? अरे है ना वो मेरा पड़ोसी, जिसको दोस्ती करने का बड़ा शौक है। चल तू भी मेरे साथ चल, तेरे 18th बर्थडे का गिफ्ट है मेरे पास। आज मनाते हैं बर्थडे रॉयल वाला। रहने दो ना भाई, बाद में कर लेंगे साफ। नहीं बस हो गया,
ये लो। मोहित ने पहले ही कोटे ज्यादा हो गया यार। आज टू यू हैप्पी बर्थडे डियर अमन। सर आप मेरे साथ चलिए सर, वहां पे कोई गड़बड़ है सर। प्लीज सर आप चलिए मेरे साथ। ठीक है, आप कंप्लेंट लिखवाइए, हम चेक करेंगे। नहीं सर, इतना टाइम नहीं है सर। सर उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला सर। प्लीज आप चलिए मेरे साथ। करण, जाओ इनके साथ, देखो क्या बात है। चलिए। थैंक यू सर। दरवाजा खुलवाओ। माँ, माँ, माँ। सर माँ घर पे नहीं है सर। वो यहाँ अकेली रहती? जी सर। तुम कहाँ रहते हो? सर मैं जॉब के लिए जलंधर रहता हूँ अपनी बीवी के साथ। लेकिन सर हमने यहाँ पे माँ का ख्याल रखने के लिए केयर टेकर रखा हुआ है। बिट्टू है नाम उसका सर। तो ये बिट्टू कहाँ है? पता नहीं सर, कल से उसका भी फोन नहीं मिल रहा, इसलिए तो मैं भागा आया जलंधर से यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ किसी रिश्तेदार के घर गई हो? नहीं सर, माँ बिना बताए कहीं नहीं जाती। ठीक है, अपनी माँ का मोबाइल नंबर दो। सर माँ मोबाइल नहीं रखती थी, लैंडलाइन है सर घर पे। वो कहती थी कि मोबाइल पे उनको विश्वास नहीं है। ठीक है, उस कैटेगर बिट्टू का नंबर दे दो और तुम्हारी माँ का दिन का रूटीन बताओ, उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। सर आशालता आंटी को 3 दिन पहले देखा था मैंने, बुधवार को घर से बाहर जाते हुए, और उनके हाथ में एक झोला भी था, शायद सब्जी लेने जा रही थी वो। आशालता जी का बेटा चिराग उनसे अलग रहता था, उनके आपसी संबंध कैसे थे? सर सास बहू की पटती नहीं थी, और चिराग अपनी बीवी आदिति को समझाने के बजाय उससे अलग हो गया, आशालता जी को अकेला छोड़कर। हाँ सर, आशालता जी आई थी बुधवार को, सब्जी लेके चली गई। तो उस कैटेगर बिट्टू का फोन अभी भी स्विच ऑफ है, पर मार्केट से घर आने वाले रास्ते पे उस दिन किसी ने भी आशालता को देखा नहीं था। करण, अच्छे खासे पैसे वाली औरत है ये, ऐसे कहाँ गायब हो जाएगी? इस आशालता के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाओ। सर, आरव, क्या हुआ? ठीक से बैठ, पापा आते ही होंगे। How's your studies? What is you? Answer properly, Araf. फाइन सर, माय स्टडीज आर फाइन। Good. यार मुझसे नहीं होगा ये सब। ए कैसे नहीं होगा? करेगा तो सब होगा। तुझे पता है ना, हम ऐसे आधे में काम नहीं छोड़ सकते, हमें अपना काम पूरा करना है। कौन? रिकी? रिकी क्यों? क्योंकि वो तुझ पे लाइन मारता है, और ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या तू हमारी बातें सुन रही थी? नहीं मोहित, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। किस लिए मिलने आई थी?
पीछे ही पड़ गई है यार। चल आ रहा हूँ। जी सिंह साहब, पुलिस हर जगह तो नहीं रह सकती ना क्राइम से पहले। जी सिंह साहब, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूं। जी जी, थैंक यू। हाँ करें। आशालता का केयरटेकर बिट्टू 6 महीने पहले जेल में था, वो भी आशालता के ही कंप्लेंट पे। आशालता ने कंप्लेंट की थी कि उसने घर में चोरी की है। करण, ये बात कुछ अजीब नहीं है। आशालता ने जिस केयरटेकर बिट्टू के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी, वो बिट्टू वापस आशालता के घर में काम कर रहा था। जी सर। पर सर, ये आशालता की बहू अदिति की फाइल है। शायद पड़ोसी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सर, इंश्योरेंस पॉलिसी तो कराइए, कोई क्राइम थोड़ी ना कर दिया। हमने कब कहा ये क्राइम? हमें आपकी सास आशालता के पड़ोसियों से पता लगा कि आपका और आपकी सास का इस पॉलिसी को लेकर झगड़ा हुआ था। कुछ बताएंगे आप? सिर्फ पेपर्स पर नाम है आपका माँ जी। ये पॉलिसी मैंने अपने भाई सूरज से आपके बेटे चिराग और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए करवाई थी। तो फिर उनका नाम करवाती ना, मेरा नाम क्यों करवाया कि मैं जल्दी मर जाऊं और पैसा तुम लोगों को मिल जाए? माँ जी, किसी पर तो विश्वास कीजिए, आप अपने बेटे की बात कर रही हैं। मुझे उस पे पूरा भरोसा है, तुझ पे और तेरे भाई सूरज पे एक पैसे का भरोसा नहीं है। तू मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जा सकती है तो मुझे मरवा भी सकती है। सर, मैं तो भला ही सोच रही थी, इसीलिए अपने भाई सूरज से पॉलिसी करवाई थी। मिस्टर चिराग, आप जरा मुझे ये बिट्टू का चक्कर समझाएंगे? सर एक्चुअली मेरी माँ का नेचर थोड़ा डिफिकल्ट है, हर कोई उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए तो सर हमने बिट्टू को वापस काम पे रखा था कि बिट्टू माँ के नेचर के बारे में भी जानता है और यहाँ पहले काम भी कर चुका है। लेकिन हाँ सर, चोरी के बाद हमने बिट्टू की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की थी, सब ठीक था सर। चलो करें। ये ले पी। अरे नहीं, इट्स ओके। अरे यार, वैसे तो तू बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है, दारू पीने में शर्मा रहा है, पीना। चलो ठीक है। दिमाग को झकझोर देने वाला एक क्राइम और हो रहा था। ऐसा क्राइम जिसे देखकर कोई भी सुन्न पड़ जाए। मगर जो 2 लड़के उस क्राइम को कर रहे थे, मोहित और आरव, उनके लिए ये क्राइम एक खेल की तरह था। इन दोनों युवाओं को इस जघन्य अपराध को करने के लिए प्रेरणा कहां से मिल रही थी और ये आखिर उनके लिए एक खेल की तरह क्यों था? आशालता के केस में उलझी पुलिस कब तक इन लड़कों के अपराधों के बारे में अनजान रहने वाली थी? ये देरी अभी कितनी और हत्याओं का सबब बनने वाली थी? क्या किया आशालता जी के साथ? कहाँ है वो? साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तो छुपा हुआ क्यों था और हमें देख के भागा क्यों? साहब, मैडम ने ना जेल भिजवाया था मुझे और मैं उन्हीं के साथ रहता था, काम करता था। तो मुझे पता था कि उनके गायब होने के बाद आप मुझे ही सबसे पहले पकड़ोगे, जेल में बंद करोगे, इसलिए डर के छुप गया था सर मैं। तो क्यों गया था उनके पास काम करने? तो सब क्या करता, भूखा मरता गया। ना जेब में पैसे थे, ना नौकरी थी, इसलिए मैं उनके पास वापस चला गया जब उन्होंने मुझे बुलाया। और वापस आकर मैडम को गायब कर दिया, बदला लिया उनसे? मैंने कुछ नहीं किया सर, सच बोल रहा हूँ, कसम से सर। करण, थाने लेकर चलो उसे, वही बात करेंगे इससे। करण, समझ में नहीं आ रहा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। मेरी गट फीलिंग कहती है इस आशालता के साथ जो कुछ भी हुआ है वो घर और सब्जी मार्केट के रास्ते में हुआ है। करण, एक काम करो, स्निफर डॉग को बुलाओ, अच्छे से चेक करते हैं, शायद कुछ हाथ लगे। सर, लगता है इधर कुछ है। करण, खुदाई करवाओ। सर,
की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। करण, ये आशा लता की डेड बॉडी जहां हमें मिली थी वहां काफी खून पड़ा हुआ था, जैसे आशा लता की हत्या वहीं की गई हो। मर्डर वेपन? सर हो सकता है किसी पत्थर से मारा हो, अब तक कुछ मिला नहीं है सर, हम ढूंढ रहे हैं। सर ये इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उम्र करीब 17 साल के आसपास की है। इसकी मौत का कारण एक्सेसिव ब्लड लॉस है। इसकी बॉडी पे मल्टीपल कट मार्क्स हैं, जैसे किसी ट्रेन आदमी ने किए हो, इतने परफेक्ट। और सर इस आदमी की उम्र 35 से 40 के बीच की है। इसे उस जगह पे गाड़े हुए करीब 3 महीने हो चुके हैं। और इसकी मौत का कारण भी एक्सेसिव ब्लड लॉस है। करण, इन दोनों लड़कों के मर्डर की मॉडस ऑपरेंडी सेम है। वहीं आशा लता की जिस तरह से हत्या की गई है, उसे देखकर लगता है कि किसी नौसिखिए का काम है। तो क्या इन दोनों का हत्यारा और आशा लता का हत्यारा अलग अलग है? सर ये भी तो हो सकता है कि किलर ने जानबूझ के आशा लता को अलग तरीके से मारा है, ताकि वो हमें गुमराह कर सके। अगर ऐसा है तो ये क्रिमिनल बहुत शातिर है। आरव, आज उस साइको गोविंद के घर के बाहर मैंने लोग देखे थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे। तुझे पता है इतनी सी भनक पड़ी ना पुलिस को, हम दोनों जेल में होंगे। 3 महीने हो गए, किसी को कुछ पता नहीं चला, और अब अपने आप पता चल जाएगा। गोविंद के साथ हमें कभी किसी ने देखा है? नहीं ना? ठीक है, हमें गोविंद के साथ किसी ने नहीं देखा, लेकिन रिकी, उसके घर वाले नहीं ढूंढ रहे होंगे उसे? हाँ तो ढूंढने देना। सबको पता है जब से वो तुझे लाइक करता था, हमारा और उसका कोई लेना देना नहीं था। आरव, अरे हट ना यार। रुकना, क्यों टेंशन ले रहा है तू? मैंने अपने टारगेट इतने सोच समझ कर चुने हैं कि कोई हमें उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और तू भूल मत, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट यहाँ कोई नहीं। ये रहा अपना टारगेट। रूटीन तो पता ही है इसका, जैसे ही मौका मिलेगा ख़त्म कर देंगे इसको। नहीं सर, मैं नहीं जानता इन दोनों को, पर सर किसने किया ये? किसने मारा मेरी माँ को? सर आपने किलर को अब तक क्यों नहीं पकड़ा? कातिल को ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम चिराग, लेकिन इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम जानते हो किसी के बारे में, कोई ऐसा जो तुम्हारी माँ आशा लता का कत्ल कर सकता हो? नहीं सर। करण, मुझे तो ये फैमिली ही बड़ी अजीब लग रही है। ये चिराग, उसे अपनी माँ के मरने का उतना दुख नहीं है जितना इंटरेस्ट उसको उसके किलर के बारे में जानने का है। वो कॉल रिकॉर्ड्स और सेल लोकेशन की रिपोर्ट मंगवाई थी, उसका क्या हुआ? सर वो मल्टीपल केसेस होने की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। सर जिस लड़के की डेड बॉडी की फोटो हमने सर्कुलेट करवाई थी, उसे देखकर इनका कहना है कि ये उसके माता पिता हैं। सर प्लीज, मैंने अपने बेटे को देखना है, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलिए सर। करण, अरे वादी, तेरी टांगे तो कानून के हाथों से भी लंबी है, जिसे देखो उसे गिरा देती है। थोड़ा कंट्रोल कर यार। वाह क्या जोक मारा है। अब मैं मारूं? जोक नहीं, तुझे मारूं? अरे की आदि, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? चलो अपनी अपनी क्लास में, चलो चलो। सर दीप तो स्कूल में सबको परेशान करता था, और रिकी के तो पीछे ही पड़ गया था। आप कॉलेज में किसी से भी पूछ लो, उसके बारे में सब यही कहेंगे। रिकी के पीछे मैं क्यों पड़ूंगा सर? वो तो खुद लड़कों के पीछे पड़ता था। मतलब? लड़कों को पसंद करता था। लेकिन अब सर रिकी के बारे में आरव से पूछिए, वो मोहित का बेस्ट फ्रेंड है। रिकी आरव को भी लाइक करता था। सर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो दीप खुद फंस गया है तो अब मुझे भी फंसा रहा है। सर रिकी के घर, कॉलेज, मोहल्ले सभी जगह पूछताछ की, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो रिकी को आशा लता जी या वो दूसरा डेड बॉडी उसके साथ कनेक्ट कर पाए। करण, इन दोनों लड़कों की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के सिस्टम में अल्कोहल पाया गया, वो भी काफी अमाउंट में। और यही नहीं,
इन दोनों का मर्डर किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हुआ है, जो कि साइंस लैब या किसी केमिस्ट शॉप पे मिलता है। और आशा लता जी? जबकि आशा लता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उससे जुड़े लोगों की सेल लोकेशंस एक आदमी की तरफ इशारा करेगी। जिस दिन तुम्हारी मां गायब हुई, फ्राइडे को, तुम त्रिलोक चौक में ही थे। क्या कर रहे थे वहां पर? सर मैं कहा सर, मैं नहीं था सर। अच्छा, तो फिर ये कौन है जो तुम्हारी मां के घर के पास वाले एटीएम से पैसे निकाल? सर ये मैं ही हूं, लेकिन सर मैं अपने एटीएम से पैसे निकाल रहा था, किसी और की थोड़ी ना। देख भाई चिराग, इतना तो तय है कि फ्राइडे को तुम त्रिलोक चौक में ही थे। अब शराफत से बता दो कि वहां कर क्या रहे थे। बोलो। माँ आप अपनी सारी प्रॉपर्टी ऐसे कैसे चैरिटी में दान कर सकती हो? हाँ, मुझे जिंदा रहना है। तेरी बीवी इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए मुझे समय से पहले मरवा देगी। माँ वो इंश्योरेंस आपके होने वाले पोते के लिए है। नौकरी नहीं है मेरे पास, नौकरी चली गई है मेरी, पैसे नहीं है मेरे पास उसे पालने के लिए। जब घर की लक्ष्मी कुलक्ष्मी हो जाती है ना, तब ऐसा ही होता है। ना तू अदिति से शादी करता और ना मुझसे दूर गया होता, तो आज ये सब तेरे साथ ना हो रहा होता। अब मेरे साथ लड़ना बंद कर। मेरी प्रॉपर्टी, मैं जो मर्जी करूं, तुझे इससे क्या लेना देना? हाँ? इतनी सी बात हुई और माँ मार्केट चली गई और मैं भी वहां से निकल गया। लेकिन सर मैं सच कह रहा हूं सर, मैं अपनी माँ को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता सर। इस चिराग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जो एक बार झूठ बोल सकता है, वो बार बार भी झूठ बोल सकता है। और अब तो एक चीज धीरे धीरे क्लियर भी होती जा रही है कि आशा लता के मर्डर की मॉडस ऑपरेंडी उन दोनों के मर्डर के मॉडस ऑपरेंडी से डिफरेंट है। और अब तो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये क्लियर हो गया है कि आशा लता के विसरा में अल्कोहल नहीं था, जैसा कि उन दोनों लोगों के पेट में था। अपने एफर्ट्स बढ़ाओ करण, इस अनजान आदमी के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी होगा। कोई पुलिस के लिए एक बेनाम लाश ही था, एक मिसिंग लिंक। हालांकि मोहित और आरव हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं थे, मगर कॉलेज स्टूडेंट होते हुए भी उन्होंने अपने शिकार शातिराना ढंग से चुने थे। उनके विक्टिम्स की उम्र, उनके सोशल बैकग्राउंड इतने अलग थे कि पुलिस इन मामलों को सुलझाना तो दूर, इनके बीच के आपसी कनेक्शन तक को नहीं पकड़ पा रही थी। मोहित और आरव द्वारा शुरू की गई हत्याओं का सिलसिला अभी रुका नहीं था, बल्कि एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ चुका था। आखिर इन हत्याओं को करके ये दोनों लड़के अपने किस अल्टीमेट मकसद को अंजाम देना चाहते थे? ये साई को अपना गोविंद है ना, देख। अरे हाँ, ये तो वही है सर, गोविंद मालिक नाम है इसका, और ये तो हमारे साथ ही काम करता था। आपके ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय पिछले 3 महीने से ऑफिस नहीं आ रहा है, और आपके ऑफिस में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों नहीं आ रहा है वो? सर इसकी किसी के साथ दोस्ती ही नहीं थी जो कोई इसके बारे में सोचता। इसका एड्रेस पता होगा आप लोगों को? जी सर, एड्रेस है इसका हाउस नंबर 21 शास्त्री नगर। सर इस गोविंद के घर का एड्रेस शहर के बिल्कुल दूसरे हिस्से में। फिर वो आशा लता के घर के एरिया त्रिलोक चौक में क्या कर रहा था? करण, एक काम करते हैं, घर पर चलकर देखते हैं, शायद कोई कि उसके बीवी बच्चे मर चुके हैं और उसी ने मारा था उन सबको। करण, इस सुनी सुनाई बात के बारे में पता करो क्या हुआ था। सर गोविंद के बीवी और बच्चे की मौत एक सस्पिशियस कार एक्सीडेंट में हुई थी। गाड़ी गोविंद खुद चला रहा था, मगर उसे एक खरोच तक नहीं आई। उसके बाद गोविंद को ओसीडी डिटेक्ट हुआ, जिसके बाद वो अकेला रहता है, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। और कातिल ये बात अच्छी तरह से जानता था कि गोविंद को ढूंढने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए उसने आशा लता और रिकी के घर से 10 किलोमीटर दूर रहने वाले गोविंद को अपना निशाना बनाया कातिल ने। करण, यहां मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है, जैसे कि कातिल मेंटली डिस्टर्ब लोगों को ढूंढ कर अपना निशाना बना रहा है, क्योंकि गोविंद मेंटली डिस्टर्ब था अपने बीवी बच्चे को खोने के बाद, वहीं रिकी मेंटली डिस्टर्ब था अपने पेरेंट्स की वजह से। कहीं ऐसा तो नहीं कातिल
अनस्टेबल लोगों को ढूंढ ढूंढ कर अपना टारगेट बना रहा हो। सब ऐसे देखा जाए तो आशा लता भी डिस्टर्ब थी अपने बेटे और बहू की वजह से। सर ये भी हो सकता है कि हम सोच रहे हैं कि दो अलग कातिल हैं मगर तीनों के कातिल कोई एक ही हो। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, एक और डेड बॉडी मिली है। सर या फिर ये हो सकता है कि जल्दबाजी में वो अपना काम पूरी तरह से कर नहीं पाया हो। करण, अगर ये हमारा ही सीरियल किलर है तो जरूर इस आदमी में रिकी, गोविंद और आशा लता से मिलती जुलती कोई बात रही होगी, तभी कातिल ने इसे अपना शिकार बनाया। लेकिन बिना इसकी पहचान के कैसे पता लगा पाएंगे? सर इधर आइए। हटो। करण, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, टायर ट्रैक एग्जामिनेशन करवाओ, शायद उससे पता चले किस गाड़ी के टायर हैं ये। और हाँ, पता करो इस रूट पे आगे कहीं सीसीटीवी लगा हो तो शायद उसकी फुटेज से इधर की तरफ आने वाली गाड़ियों के बारे में कुछ पता चल सके। जी सर। यार आरव, देखा तूने जो कच कच करके दिया ना उसको, खोपड़ी का फाउंटेन बन गया उसका। क्या खून निकल रहा था यार, मजा आ गया। मजा आया ना तुझे? आ गया ना मजा? अभी बस करते हैं ना यार, बहुत हो गया, मुझसे नहीं होता अभी। यार तू फिर शुरू हो गया। एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी तुझे? देख, अपना काम पूरा होने में सिर्फ एक स्टेप बाकी है, वो कर लेते हैं। ये बोला था, ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने? डू यू वांट टू बिकम ए फेलियर इन योर लाइफ? नो सर। तो पढ़ने के टाइम पे क्यों बुलाया तुमने इसको? एक्चुअली सर वो मैं। शट अप! आई एम टॉकिंग टू माय सन। तुम बीच में कौन होते हो बोलने वाले? गेट आउट! अगला काम जल्दी करना पड़ेगा, तू सोच ले। उधर से नहीं, इधर से। सर ये प्रोबेबली उसी कार का नंबर है जिसके टायर मार्क्स हमें डेड बॉडी के पास से मिले थे। गाड़ी किसी महान सिंह नाम के आदमी के पास रजिस्टर्ड। सर उसका एड्रेस रामबाग। रामबाग तो जहां से हमें डेड बॉडी मिली थी वहां से 15 किलोमीटर दूर है ना, यानी कि सिमिलर पैटर्न। करण, इस एड्रेस पर चलकर देखते हैं आखिर ये महान सिंह है कौन, विक्टिम या किलर। आओ। ये मेरे पापा हैं सर, इन्हें किसने मार डाला सर? मानव, वही पता करने हम यहाँ आए। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो ये बता के कि कौन कर सकता है तुम्हारे पापा के साथ ऐसे। मुझे नहीं पता सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि पापा मर चुके हैं। और कौन रहता है तुम्हारे अलावा इस घर में? सर मेरी माँ की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी। एक छोटा भाई है सर, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदा हैं या मर गए। अगर उसे पता चला कि पापा मर चुके हैं तो वो खुशी ही होगा सर। वो खुश क्यों होगा? ये तुम्हारा भाई है? जी सर। ये महान सिंह का बेटा मोहित और रिकी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, यानी कि महान सिंह और रिकी के मर्डर में कोई तो कनेक्शन जरूर है। अब या तो मोहित इसका खुद जिम्मेदार है या फिर कॉलेज का कोई लड़का इन सबका जिम्मेदार। सर मैंने इस मोहित से बात तो की थी, थोड़ा अजीब था। करण, बिना किसी सबूत के हम इसे इंटेरोगेट कर ही नहीं सकते। एक कॉलेज का लड़का इतने ब्रूटल मर्डर करेगा, इस बात का कोई भरोसा करेगा ही नहीं। एक काम करो, पता करो इसके पास मर्डर वेपन आया कहां से, और इसके लिए सबसे पहले इसके कॉलेज से स्टार्ट करो। ये किसके साथ उठता बैठता था, इसका रूटीन क्या था, इसका सारा कच्चा चिट्ठा निकालो। और जब तक तुम ये सब काम करते हो तब तक मैं इस मोहित से बात करता हूं, देखूं तो सही अपने बाप की मौत का रिएक्शन होता कैसा है इसके। सर मोहित, तुम्हारे भाई मानव ने हमें बताया कि तुम्हारी अपने पापा से बनती नहीं थी,
क्या ये बात सही है? सर वो पापा थे मेरे, कोई दोस्त नहीं थे जो हर बात पर बने। और वैसे भी हर बाप बेटे में थोड़ी बहुत अनबन होती है सर, हमारे बीच भी। क्या आपके कॉलेज के किसी लैब में से कोई इक्विपमेंट मिसिंग है? जी सर, एक स्कैल्पेल और एक सर्जिकल नाइफ, बट मैंने सोचा खो गए होंगे। क्या मोहित की एक्सेस थी इन इक्विपमेंट्स तक? सर एक्सेस तो हर बच्चे की होती है जो लैब में जाता है। बाकी मोहित के बारे में आपको ज़्यादा सिया बता सकती है, मोहित की लैब पार्टनर। देखो सिया, मोहित के बारे में सब कुछ जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम हमसे कुछ भी छुपाओगी तो तुम मोहित का हेल्प करोगी और उसका रिजल्ट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो बताओ। सब मोहित को लैब इक्विपमेंट्स का बहुत शौक था, बहुत फैसिनेशन था। मुझे लगा था वो साइंस का अच्छा स्टूडेंट है, शायद इसलिए इन सब चीज़ों का शौक रखता है। मगर फिर क्या? सब मैंने मोहित को रिकी के बारे में बोलते हुए सुना था। कौन रिकी? रिकी क्यों? क्योंकि वो तुझ पे लाइन मारता है और ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तुमने ये बात मोहित के मुंह से सुनी थी और ये सब पता होते हुए भी तुमने हमें आके ये बात बताई नहीं? सब मुझे नहीं लगा था मोहित ये सब कुछ करेगा। और दूसरी बात, सब मैं मोहित को बहुत पसंद करती हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी और इसीलिए तुम। और कुछ पता है तुम्हें? सब मैंने मोहित का पीछा किया था उसके अड्डे तक। कौन सा अड्डा? इसी ब्रांड की अल्कोहल तो रिकी और गोविंद के पेट से मिली थी। सर, मोहित के डिटेल मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स आ गए। सर, जिन जिन जगहों पे हमें डेड बॉडीज मिली थी उन हर जगह पर मोहित के मोबाइल की लोकेशन मौजूद थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात। कैसे खेल की बात कर रहे हैं? हमें कोई आइडिया नहीं है। आरव, तुम हमें सच सच बताओ। तुम अगर सच सच बताओगे तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। मुझे मालूम है तुमने जो कुछ भी किया मोहित के कहने पर किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो फिर क्यों मोहित की गलती की सजा तुम भुगतना चाहते हो? आरव ये झूठ बोल रहे हैं, कोई हेल्प नहीं करेंगे तेरी। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं आरव। अगर सच सच बताओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। अबे ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने मारा अपने बाप को। अब ये बताओ क्यों? क्योंकि इसका बाप और मेरा बाप हमें कभी एक नहीं होने देते। अगर हम दोनों को एक होना है तो तुझे तेरे बाप को और मुझे मेरे बाप को मारना होगा। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बोलो कब करना है। इसलिए तुमने अपने पिता को मारा, और अगर वक्त रहते हम तुम्हें नहीं पकड़ते तो तुम आरव के पिता को भी सो कॉल्ड इस रिकी की नजर थी मुझ पर तो। और आरव को कोई ऐसे देखे मैं सहन नहीं कर सकता था, इसके लिए मार दिया सर। और ये बेचारी बुजुर्ग औरत, इसको क्यों मारा? सर हमने किसी औरत को नहीं मारा, जितनों को भी मारा सब बता दिया आपको। तो तुमने आशा लता जी को नहीं मारा? बोला ना सर, नहीं मारा। हम आर्ट ऑफ किलिंग में इतने परफेक्ट हो गए थे, फिर क्यों मारते इस औरत को बेकार में? सुविधा संपन्न बचपन भी दर्दनाक हो सकता है अगर उसे समझा ना जाए। ऐसा बचपन सबसे हिंसक अपराधियों को जन्म देता है, जैसा मोहित और आरव के मामले में हुआ। आशालता के केस में इतने संदिग्ध थे, उसका बेटा चिराग, बहू अदिति, अदिति का भाई अमन, आशालता का केयरटेकर बिट्टू या एनजीओ की हेड मेघा।
सभी पुलिस के रडार में थे, मगर इनमें से सबूत किसी के खिलाफ नहीं था। आशा लता का मामला अब शायद पुलिस की फाइलों में अनसुलझा ही रह जाए, मगर ये आशा लता का केस ही था जिसने पुलिस को मोहित और आरव के एक्सपेरिमेंटल मर्डर्स को सुलझाने में मदद की थी। बचपन में जब मोहित और आरव को शायद सबसे अधिक समर्थन और समझे जाने की जरूरत थी, तब उन्हें यातना और पीड़ा दी गई थी, वो भी उनके अपनों के ही द्वारा। और इस यातना का बदला उन्होंने वैसी ही यातनाएं दूसरों को देकर लिया। दोनों के ही अपराध अक्षम्य हैं, मगर इन अपराधों के वे अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। उनके परिवार, उनकी परवरिश भी उनके अपराधों में बराबर की हिस्सेदार। इसी के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।